प्यारे बच्चों, कैरियर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में वर्णमाला टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। अगर वर्णमाला टॉपिक के प्रति आपका अगर कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, और अगर कोई वहाँ से समस्या है तो आप अपनी समस्या भी बताइएगा, जिसका सलूशन आपको मिलेगा। बच्चों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिससे आने वाली जो परीक्षाएं हैं, जैसे यूपी SSSC हुआ, यूपी पुलिस हुआ, टेट के लिए भी, सुपर टेट के लिए भी, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी के जस्ट बाद हम पढ़ाने वाले हैं, इसी टॉपिक के जस्ट बाद हम पढ़ाने वाले हैं आपके उपसर्ग और प्रत्यय। क्यों? क्योंकि जब तक आप संधि के बारे में नहीं जान पाएंगे, जब तक आप शब्दों को तोड़ना नहीं सीख पाएंगे, तब तक आप उपसर्ग नहीं पहचान पाएंगे। तो आज हम टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए संधि। तो आज हम चर्चा करते हैं संधि की, और चर्चा कर रहे हैं संधि की। जैसे देखा जाए तो जो संधि एक शब्द है, और संधि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। सम और प्लस धी से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है हम कह सकते हैं मेल या जोड़ या समझौता। संधि का शाब्दिक अर्थ बच्चों क्या होगा? मेल हो सकता है, जोड़ हो सकता है, या समझौता। जब तक मेल नहीं होगा तब तक वो संधि नहीं होगा। जोड़ ही संधि है और समझौता ही एक प्रकार का संधि है। बच्चों, देखा जाए तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि जो मेल है, जो जोड़ है, वो दो पक्षों में होता है। कितने पक्षों में होता है? दो पक्षों में होता है। कितने पक्षों में? दो पक्षों में। तो हमने दो पक्ष लिया। पहला जो पक्ष होगा उसे हम पूर्व पद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पूर्व पद। और जो दूसरा पक्ष होगा उसे हम अंतिम पद कह सकते हैं। कौन सा पद कहेंगे? अंतिम पद कहेंगे। अब जब तक ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगे और इनसे कोई विकार नहीं उत्पन्न होगा, तब तक वो संधि नहीं होगा। अर्थात देखा जाए तो हम कह सकते हैं जब पूर्व पद और अंतिम पद दोनों एक में मिलते हैं और जो विकार उत्पन्न होता है वह विकार क्या कहलाता है? संधि। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पूर्व पद है इसकी अंतिम ध्वनि, पूर्व पद की अंतिम ध्वनि और अंतिम पद की पूर्व ध्वनि, जब इस दोनों ध्वनियों का मेल होगा, जब इन दोनों ध्वनियों का मेल होगा और जो इनसे उत्पन्न विकार होगा, वही विकार हमारा क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संधि। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछली वीडियो में हमने आपको ध्वनि के बारे में बताया है। तो जो ध्वनि है, जब बालक बड़ा होता है तो ध्वनि का परिमार्जन किस में हो जाता है? वर्ण में हो जाता है। किस में हो जाता है? वर्ण में हो जाता है। अर्थात अंतिम जो ध्वनि है वो भी वर्ण है, और जो पूर्व अंतिम पद की जो पूर्व ध्वनि है वो भी क्या है? वर्ण। आपने पढ़ा भी होगा कि जब दो वर्ण, कितने वर्ण? दो वर्ण आपस में मिलते हैं और इन दोनों वर्णों से जो विकार उत्पन्न होता है वह विकार आपका क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। आप कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल को ही संधि कहा जाता है, या दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि संधि विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद क्या होता है? क्योंकि कभी कभी आपसे पूछा जाता है
कि संधि का विलोम क्या होता है। संधि का विलोम क्या होता है? तो संधि का विलोम संधि विच्छेद ही होगा। जैसे संधि में दो वर्ण आपस में मिलते हैं, वैसे संधि विच्छेद में ये वर्ण आपस में मिलते नहीं, अलग अलग हो जाते हैं। देखा जाए तो संधि के नियम के अनुसार देखा जाए तो संधि नियमों के आधार पर वर्णों का पुनः उसी स्थिति में आ जाना संधि विच्छेद कहलाता है। अर्थात देखा जाए तो इसमें वर्ण पुनः अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। कैसी स्थिति में आ जाते हैं? वर्ण पुनः अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। सामान्य स्थिति में आ जाते हैं तो इनका अपनी पूर्व स्थिति में आ जाना ही क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। तो देखिएगा, हमने आपको बताया संधि दो शब्दों से मिलकर बना, जिसका शाब्दिक अर्थ मेल हुआ, जोड़ हुआ, समझौता हुआ। और हमने ये भी बताया कि संधि में दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो पद। और दो पद में एक हमने पहले बताया, एक पूर्व पद और दूसरा अंतिम पद। लेकिन आपको यहाँ पर ध्वनियों का मेल देखना है, आपको यहाँ पर वर्णों का मेल देखना है। अर्थात अंतिम ध्वनि और पूर्व ध्वनि, यानी दो वर्ण आपस में मिल गए और उनसे जो विकार उत्पन्न हुआ, वह विकार आपका क्या कहलाया? संधि कहलाया। देखा जाए संधि विच्छेद में भी वर्ण हमने बताया कि पुनः अपनी सामान्य स्थिति में संधि के नियम के अनुसार आ जाते हैं, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल देखा जाए इसी का, तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल होगा, जैसे हमने लिया देवालय। अब देखा जाए तो पहले इसे आप सामान्य स्थिति में वैसे अपनी बोलचाल भाषा में तोड़िए तो ये टूटेगा तो हमेशा ये देव और प्लस आलय में टूटेगा। किस में टूटेगा? देव प्लस आलय में टूटेगा। अब देखा जाए ये एक पद हुआ और एक पद ये हुआ, तो ये पूर्व पद हुआ, ये हमारा अंतिम पद हुआ। तो पूर्व पद की अंतिम ध्वनि देखिएगा, वह है हमेशा वाह के साथ छोटा आ लगा होता है। क्या लगा होता है? छोटा। और फिर छोटा आ का मेल किससे हो गया? बड़ा आ से। दोनों मिलेंगे तो हमेशा बड़ा आ। अब हम कह सकते हैं कि दो वर्ण आपस में मिले और विकार उत्पन्न हुआ, तो यही विकार हमारा क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखा जाए, जैसे हमने लिखा देव्यागमन। ऐसे देखा जाए तो आप तोड़िएगा, हम आपको रूल बताएंगे। तो सबसे पहले इसे जनरल तोड़ लीजिएगा। इसमें देवी और प्लस आगमन होगा, देवी प्लस आगमन होगा। हमने बताया था कि पूर्व पद की अंतिम ध्वनि वह लगा है, इसके साथ आपकी बड़ी की मात्रा लगी है। कैसी मात्रा लगी है? बड़ी। और इसके साथ आपका बड़ा आ जुड़ेगा। तो आपको जब पता चलेगा कि दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं, तो इन दोनों वर्णों से जब आपस में मिलेंगे तो इसका स्वरूप किस में बदलेगा? या में बदल जाए। किस में बदलेगा? या में। तो दो वर्ण आपस में मिले और इनसे जो नया विकार उत्पन्न हुआ, वो आपका क्या कहलाया? संधि कहलाया। ऐसे आपके और एग्जाम्पल हैं, जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिएगा। जैसे लिखा है एग्जाम्पल हितोपदेश। कैसा एग्जाम्पल है? हितोपदेश। अब देखा जाए तो इसे भी आप सामान्य में पहले तोड़िएगा, ये हो जाएगा हित और प्लस हो जाएगा आपका उपदेश। हित और प्लस उपदेश हो जाएगा, अर्थात ये आपका आ होगा, ये आपका उ होगा, ये भी आपका क्या बनाएगा? ओ बनाएगा। क्या बनाएगा? ओ। दो वर्ण आपस में मिले और विकार उत्पन्न हुआ, यही विकार क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ऐसे देखा जाए तो एक एग्जाम्पल और ले लीजिएगा। जैसे लिखा है लोकैषणा। जैसे एक एग्जाम्पल है लोकैषणा, तो आप इसे तोड़ सकते हैं सामान्य स्थिति में, लोक प्लस ऐषणा। किस में तोड़ सकते हैं? लोक प्लस ऐषणा। तो देखा जाए का लगा है, छोटा आ मिल जाएगा हमको, ये हमारा आ हो जाएगा और ये हमारा ए हो जाएगा।
ये जब मिलते हैं तो हमेशा अय बनता है। क्या बनता है? अय बनता है। तो कोई नया विकार, दो वर्ण भी आपस में मिले और नया विकार उत्पन्न हुआ, इसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो इस तरह से आपके बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आपका हो जाएगा संकल्प। क्या हो जाएगा? संकल्प हो जाएगा। तो संकल्प में भी आप लिख सकते हैं सम प्लस क्या? कल्प लिख सकते हैं। यहाँ से भी आप व्यंजन का मेल देखेंगे, यहाँ पर व्यंजन का स्वरूप मिलेगा आपको। तो इस तरह से दो वर्ण आपस में मिलेंगे, कुछ विकार उत्पन्न होगा, वही विकार आपका क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। तो बच्चों, हमने आपको बताया कि संधि का शाब्दिक अर्थ हो गया मेल, जोड़ या समझौता हो गया। संधि दो शब्द से मिलकर बना, सम प्लस धी। और हमने बताया संधि का विलोम ही संधि विच्छेद होता है। और संधि विच्छेद का जो परिभाषा होती है कि संधि के नियम के अनुसार वर्णों का अपनी पुनः उसी स्थिति में आ जाना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल हमने संधि के बारे में बताया। अब हम आगे चलते हैं किसके बारे में? संधि के बारे में चलते हैं और हम आपको पढ़ाएंगे अब अगला जो स्वरूप होगा कि संधियां कितने प्रकार की होती है। तो चलते हैं, हम देखते हैं संधि के प्रकार। चलिएगा, देखते हैं संधि के प्रकार। संधि प्रमुख रूप से तीन प्रकार की होती है। संधि प्रमुख रूप से तीन प्रकार की होती है। जो सबसे पहला स्वरूप है वो आपका है स्वर संधि। सबसे पहला जो स्वरूप है आपका, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जो दूसरा स्वरूप है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जो तीसरा है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहेंगे बच्चों? उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की हो गई? तीन प्रकार से। एक स्वर संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई और विसर्ग संधि हो गई। परिभाषा यह देखते चलते हैं। जो स्वर संधि है उसमें हमेशा स्वर का मेल स्वर से ही होगा। तो हमेशा वह स्वर संधि ही होगी। क्योंकि इसमें हमेशा ये भी स्वर वर्ण रहेगा और इससे जो विकार उत्पन्न होगा वो स्वर संधि ही कहलाएगा। व्यंजन देखा जाए तो व्यंजन में सबसे जो पूर्व पद होगा उसकी अंतिम ध्वनि आपकी व्यंजन होगी। क्या होगी? व्यंजन होगी। और व्यंजन के बाद चाहे आपका कोई स्वर हो या चाहे कोई व्यंजन हो, ये हमेशा व्यंजन संधि रहेगी। ये हमेशा किसका स्वरूप बनेगा? व्यंजन संधि का ही स्वरूप बनेगा। चलते हैं विसर्ग संधि की तरफ। जो विसर्ग संधि का जो स्वरूप है इसमें हमेशा पूर्व पद विसर्ग से ही रहेगा और प्लस देखा जाए तो चाहे स्वर हो चाहे आपका व्यंजन हो, ये विसर्ग संधि का ही निर्माण करेगा। ये किसका निर्माण करेगा? विसर्ग संधि का निर्माण। ये संधि है। संधि प्रमुख रूप से आपकी तीन प्रकार की हो गई। स्वर संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई और विसर्ग संधि। कोई पूछे कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि कितने प्रकार की? तीन प्रकार की होती है। तो सबसे पहला पार्ट जो हम पढ़ेंगे आज संधि का, उसमें हम पढ़ेंगे स्वर संधि। और जो दूसरा पार्ट होगा उसमें व्यंजन और विसर्ग संधि की चर्चा हम करेंगे। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं स्वर संधि की। और हम आपको स्वर संधि का ऐसा ट्रिक बताएंगे। थोड़ा ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो स्वर संधि का कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये स्वर संधि नहीं है। ये मेरी गारंटी है। थोड़ा ध्यान देके, थोड़ा एकाग्र होके पढ़िएगा तो हम चर्चा करते हैं स्वर संधि की। चलिए, स्वर संधि की चर्चा करेंगे। देखिए, पहले एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। स्वर संधि का जो स्वरूप है, जैसे हमने आपको बताया था अभी,
जैसे हमने लिखा महाशय, इसे हमने लिखा महाशय। कैसे यह स्वर संधि होगा? देखा जाए इसमें आप व्यवहारिक तोड़िएगा, इसे हम महान आशय कहते हैं। महाशय का मतलब क्या है? महान आशय है, तो महान को हम लिखते हैं महाशय। किससे लिखते हैं? महाशय। और फिर बाद में क्या लिखते हैं? आशय। फिर क्या लिखते हैं? आशय। देखा जाए तो आपका बड़ा आ स्वरूप हो गया और बड़ा आ स्वरूप हुआ और ये आपका क्या बन गया? बड़ा आ हुआ। यानी स्वर का मेल किससे हुआ? स्वर से। तो जब स्वर का मेल स्वर से हुआ तो कौन सी संधि हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। ऐसे देखा जाए हमने आपको बताया देवर्षि। क्या बताया? देवर्षि। और देवर्षि में दो है, एक देव है और एक क्या है? ऋषि है। तो देव भी है इसी में और इसी में आपके क्या है? ऋषि भी है। तो देखा जाए ये पूर्व पद की अंतिम ध्वनि क्या है? छोटा आ। और ये आपकी क्या है? री है। और ये आपका बनाएगा क्या? अर बनाएगा। यानी ये भी स्वर है, ये भी स्वर है। तो स्वर का मेल किससे हुआ? स्वर का मेल स्वर से हो गया, तो ये बना दिया स्वर संधि। अगला देखा जाए एग्जाम्पल अत्यल्प। क्या है? अत्यल्प है। अत्यल्प में आप तोड़ते हैं अति प्लस अल्प में। अत्यल्प को आप तोड़ते हैं अति प्लस अल्प। देखा जाए तो पूर्व पद की अंतिम ध्वनि छोटी ई है और उसके बाद आ है, ये आपका बनाएगा क्या? या। यानी स्वर का मेल किससे है? स्वर से। तो जब स्वर का मेल स्वर से होगा तो वहां पे कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। जब स्वर का मेल स्वर से हो जाए तो स्वर संधि होगी। अगला देखा जाए जैसे हमने लिखा है, जैसे परमौज। परमौज है तो परमौज को भी तोड़ दीजिएगा। ये परम है और परम ओज है। कैसा ओज है बच्चों? ये परम ओज है। तो देखा जाए तो छोटा आ होगा और ओ होगा, तो दोनों क्या हैं? स्वर हैं। और जब स्वर का मेल स्वर से होगा तो कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। स्वर का मेल स्वर से हो जाए स्वर संधि हो जाएगी। अगला स्वरूप देखे जाए। अगला जैसे लिखा है पवन। क्या लिखा है? पवन। तो पवन में भी आप पो प्लस अन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पो प्लस अन। ये आपका पूर्व पद की अंतिम ध्वनि ओ होगी और ये आ होगा। तो देखिएगा जब ओ के बाद आ होगा तो ये हमेशा आपका औ बनाता है। यानी दो स्वरों का मेल आपस में है। कैसा है? दो स्वरों का मेल आपस में है। तो जब दो स्वरों का मेल आपस में हो जाता है तो ऐसी संधि को हम किस संधि के अंतर्गत, ऐसे शब्दों को किस संधि के अंतर्गत रखते हैं? स्वर संधि के अंतर्गत रखते हैं। तो चलिए हम आज चर्चा करते हैं स्वर संधि की, और स्वर संधि के बारे में ट्रिक आपको बताते हैं कि आपको स्वर संधि के अंतर्गत जो आने वाले शब्द हैं उनकी पहचान कैसे करना है। तो हमने आपको परिभाषा बता ही दिया कि स्वर का मेल किससे हो जाएगा? स्वर से। तो स्वर का मेल अब स्वर से ही होगा तो बनेगी कौन सी संधि? स्वर संधि मिलेगी। अब देखा जाए तो स्वर संधि भी कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती है। यही से हम पढ़ते हुए चलेंगे। पहले देखा जाए जो पहली संधि है उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। कौन सी संधि कहेंगे बच्चों? दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। और जो दूसरी संधि होगी उसे हम गुण स्वर संधि के नाम से जानेंगे। उसे हम गुण स्वर संधि के नाम से जानेंगे। और जो तीसरा होगा उसे हम वृद्ध स्वर संधि के नाम से जानेंगे। किस संधि के नाम से? वृद्ध स्वर संधि के नाम से। और जो चौथी संधि होगी उसे हम कहेंगे यण स्वर संधि। उसे हम कहेंगे यण स्वर संधि। और जो 5वीं संधि होगी उसे हम कहेंगे अयादि स्वर। कौन सी स्वर संधि कहेंगे? अयादि स्वर संधि। कौन सी संधि? अयादि। ये स्वर संधि के प्रकार हैं। जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ, गुण, वृद्ध, यणि और अयादि संधि। अब देखिएगा अधिकतर अब इसके सूत्र भी पूछे जाते हैं।
सूत्र पूछे जाते हैं। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या होता है, तो आप लिख लीजिए बच्चों, अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः। ये संस्कृत में ही नहीं, अब हिंदी में भी पूछे जाते हैं, हिंदी में भी पूछे जाते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है, तो आप बता सकते हैं अकः सवर्णे दीर्घः। गुण स्वर संधि का जो सूत्र है आप कह सकते हैं आद्गुणः, इसका सूत्र है आद्गुणः। और वृद्ध स्वर संधि का है वृद्ध रेचि, वृद्ध रेचि। और यण स्वर संधि का आपका जो सूत्र है उसे हम कहेंगे इको यणचि। क्या कहेंगे? इको यणच कहेंगे बच्चों। और जो आपकी अयादि संधि होगी उसका जो सूत्र होगा एचो ऐ वा या वा, ये होगा आपका कौन सी संधि होगी? अयादि संधि का जो सूत्र होगा एचो ऐ वा या वा। देखिएगा इसी सूत्र में आपके सारे रूल छिपे हुए हैं, सारे रूल छिपे हुए हैं। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा गया भी क्वेश्चन है। तो दीर्घ स्वर संधि का अकः सवर्णे दीर्घः, और गुण स्वर संधि का आद्गुणः, वृद्ध स्वर संधि का वृद्ध रेचि, यण स्वर संधि का इको यणचि, और अयादि स्वर संधि का एचो ऐ वा या वा। ये आपको पढ़ना। चलिए अब हम चर्चा कर रहे हैं अपनी ट्रिक की कि हम दीर्घ स्वर संधि कैसे पहचाने, गुण स्वर संधि के वर्णों को कैसे पहचाने, वृद्ध, यण और अयादि इसके अंतर्गत आने वाले वर्णों की हम पहचान कैसे करते हैं। चलिए चलिए मिटाते हैं। चलिए बच्चों हम अपने ट्रिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमको एक काम करना है, इस स्वर संधि को पहचानने के लिए हम सबसे पहले स्वर को लेके चलते हैं। और स्वर को पिछली वीडियो में हमने आपको बताया, वर्णमाला में चर्चा कर चुके हैं कि स्वर की संख्या 11 होती है। उन्हीं 11 स्वरों को आपको 3 सार्थक खंड में तोड़ लेना है। सबसे पहला जो खंड होगा वो आपका होगा छोटा आ और बड़ा आ का। जो दूसरा आपका खंड होगा वो होगा छोटी ई, बड़ी ई का, छोटा ऊ का, बड़ा ऊ का और री का होगा। और जो तीसरा खंड होगा बच्चों वो आपका होगा ए होगा, ऐ होगा, ओ होगा और ये आपका होगा औ। आपको हमेशा इसको और इसको समान मान के चलना है, इसको भी समान मान के चलना है, इसको भी समान, ये अलग है अलग रखेंगे, और इसको भी समान मान के चलना है। देखिएगा घर पर 2 व्यक्ति होते हैं, एक छोटा भाई होता है, एक बड़ा भाई होता है। अगर दोनों आपस में लड़ जाते हैं तो हमेशा गलती बड़े भाई की ही मान जाती। क्यों? क्योंकि दोनों समान हैं, और जब दोनों समान होते हैं तो गलती किसकी है? बड़े की। तो सबसे पहली स्वर संधि आपकी है दीर्घ स्वर संधि। सबसे पहली कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। इसी ट्रिक से पहचान लेना है दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि के लिए हमने बताया जब 2 समान स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं, जब 2 समान स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं तो वो उनका रूप क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। लिख सकते हैं जब 2 समान स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनका रूप दीर्घ हो जाता है, तो उनका रूप दीर्घ हो जाता है। जैसा कि हमने बताया है कि जब एक छोटा भाई एक बड़ा भाई दोनों एक ही घर के रहते हैं, अर्थात तो समान परिवार से हैं, मतलब एक समान है, एक ही परिवार के हैं, तो जब दोनों लोग आपस में लड़ाई करते तो हमेशा गलती किसकी होती है? बड़े की होती। इसी प्रकार से जब ये समान मिलते हैं तो इनका रूप हमेशा क्या होगा? सबसे पहला जो स्वरूप देखा जाए इसका, तो अगर देखा जाए तो दोनों क्या है? समान।
दोनों क्या लेके चलेंगे, हम समान लेके चलते हैं। देखिएगा दोनों को समान हमने लिखा कि नहीं लिखा भाई, चाहे इससे झगड़ा हो जाए तब भी वही समान ही होगा, चाहे इससे इसका हो जाए, चाहे इससे इसका हो जाए, चाहे इससे इसका, अर्थात दो समान वाले जब आपस में मिलते हैं तो हमेशा उनका रूप क्या बनता है, दीर्घ। तो दीर्घ बना। और ये उदाहरण जो इसका शब्द का जो होगा, जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे हमने लिखा है देवालय, जैसे हमने लिखा है देवालय लिखा, जैसे हमने लिखा विद्यार्थी, जैसे एक हम शब्द लिखे हैं देवालय लिखें और विद्यार्थी। अब वैसे अगर पहचान देखी जाए तो शब्द के मध्य में अगर बड़ा की मात्रा मिल जाए, किसकी मात्रा, बड़ा की मात्रा, और तो वह हमेशा कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। देखा जाए तो इसे हम कैसे तोड़ेंगे, देखा जाए इसे हम देव और प्लस किसमें तोड़ देते हैं, आलय में तोड़ देते हैं। किसमें, देव प्लस आलय में। हम आगे जब पढ़ाएंगे संधि को, पूरी विस्तृत संधि आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर हम आपको और अच्छे से तोड़ना बताएंगे। केवल आप पहचान जान लीजिएगा कि कैसे स्वर संधि को पहचाना जाता है। इसका जो स्वरूप होगा वो होगा आपका विद्या प्लस अर्थी होगा। इसलिए समान है क्योंकि देखा जाए तो ये भी छोटा आ है और ये भी बड़ा आ है। हमने बताया था ध्वनियों का मेल आपको करवाना है तो दोनों समान मिले उनका रूप दीर्घ होगा। सेम कंडीशन वही होगा यहाँ भी, जब दोनों समान मिलेंगे तो उनका रूप दीर्घ होगा। हमने बताया तो सेम वही, जब दोनों समान मिले तो दीर्घ, ऐसे ये दोनों भी समान मिलेंगे। जो दूसरा स्वरूप होगा ये छोटी ई या बड़ी ई का होगा और ये भी आपका छोटी ई और बड़ी ई का, अर्थात देखा जाए तो ये भी बड़ी ई होंगे। ट्रिक यही रहेगी कि अगर किसी शब्द के मध्य में बड़ी की मात्रा हो लेकिन उनके पहले या उनके मध्य में कोई अक्षर आधा ना हो, केवल बड़ी मात्रा हो, तो वो आपका क्या होगा, दीर्घ ही कहलाएगा। जैसे हमने बताया था आपका चाहे कपीस लिख दीजिएगा और चाहे आप लिख दीजिएगा नदीस। आगे हम विस्तृत चर्चा करेंगे इन संधियों की और वहां हम आपको तोड़ना बताएंगे और अच्छे तरीके से पहचानना बताएंगे। केवल आप ट्रिक जान लीजिए कि यहाँ पर शब्द के मध्य में बड़ा आ मिल रहा है इसीलिए आपका क्या है, दीर्घ है। बड़ी ई मिल रही है तब भी दीर्घ है। ऐसे देखा जाए तो ये दोनों समान मिलेंगे। तीसरा जो स्वरूप होगा ये भी दोनों समान ही हैं, दोनों समान ही है। तो दोनों समान अगर लड़ जाएं तो एक ही घर के हैं तो बड़े वाले को माना जाएगा कि नहीं, अर्थात ये बनेगा क्या, बड़ा ऊ। इसका भी स्वरूप क्या होगा, दीर्घ होगा। यानी अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल लिख देते हैं भानुदय, या इसे लिखा जाए बधूर्मी। बड़ा ऊ मिल रहा है, यानी जब शब्द के मध्य में बड़ा ऊ की भी मात्रा मिल जाए और शब्द के पहले कोई वर्ण के पहले कोई आधा अक्षर ना हो तो वह हमेशा कौन सी संधि कहलाएगी, दीर्घ स्वर संधि कहलाएगी। इसका जो स्वरूप होगा चौथा, क्योंकि समान ही मिलेंगे तो री का मेल किससे हो जाएगा, री से। जो री का मेल री से होगा तो दीर्घ हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं, पितृण ले लीजिए और चाहे इसका स्वरूप क्या होगा, मातृण। तो दीर्घ लगा है कि नहीं लगा है, लगा है। तो इसकी पहचान ये हुई कि अगर दीर्घ लगा है तो ये दीर्घ स्वर संधि है। तो शब्द के मध्य में बड़ा आ दीर्घ स्वर संधि, बड़ी की होगा मात्रा तो भी दीर्घ स्वर संधि, और बड़ा ऊ की होगी या दीर्घ री की होगी तो ये मात्राएं जब लगी होंगी तो वहां पे कौन सी संधि होगी, वो आपकी होगी दीर्घ स्वर संधि। ये तो दीर्घ स्वर संधि पहचानने का जो तरीका है वो हमने आपको बताया। अगली जो संधि होगी स्वर संधि की, चलिए देखते हैं अगला जो स्वरूप होगा। अब आपको ध्यान रखना है इसी पे, हमने दीर्घ स्वर संधि की चर्चा की है। जो दूसरा जो, चलिए हमने आपको बताया दीर्घ स्वर संधि कैसे पहचानेंगे कि शब्द के मध्य में बड़ा आ मिल जाए, शब्द के मध्य में आपका बड़ा ऊ मिल जाए और शब्द के मध्य में आपका क्या मिल जाए, बड़ी ई मिल जाए, दीर्घ री मिल जाए। ये सब आपकी क्या होंगे, दीर्घ स्वर संधि। अगला जो स्वरूप होगा पहचानने का वो हम पहचानेंगे गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। अब ध्यान देने वाली बात इस पे है, देखिएगा
गुण स्वर संधि की जब बात करें तो आप तुरंत 1+2, क्योंकि जब आप 1+2 याद रखेंगे तो इसके सारे रूल आपको याद हो जाएंगे। हम आपको बताएंगे जब संधि के बारे में विस्तृत पढ़ाएंगे। पहले इस वीडियो में केवल इतना बताएंगे कि आपको संधि पहचानना कैसे आए, तो केवल इतना ध्यान रखिए कि संधि आप पहचानना सीख जाइए। तो गुण स्वर संधि है 1+2। अब 1+2 का मतलब देखिए, एक बार इसका मेल इससे, एक बार इसका मेल इससे और एक बार इसका मेल इससे, केवल पहचान लीजिएगा। यानी जब इसका मेल इससे हो जाए आ, और या बड़ा का मेल इससे ई या बड़ी ई से, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा ये हमेशा बनेगा क्या, ए। जब आ धन ई मिल जाए तो ए बन जाए। ए का मतलब अगर शब्द के मध्य में ए की मात्रा मिल जाए तो आपकी कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि। जैसे महेश, जैसे आपका होगा महेश होगा, दिनेश होगा और आपका क्या होगा, सुरेश होगा। ऐसे पढ़ेंगे। अगला जो स्वरूप होगा दूसरा 1+2 का मतलब 1+2 हुआ। 1+2 फिर से देखिएगा, दूसरा जो रूल बनेगा हमारा आ और ऊ का मिलेगा। किसका मिलेगा, आ और ऊ का। ये हमारा ओ हो जाएगा। यानी अगर शब्द के मध्य में ओ की मात्रा यानी सिंगल मात्रा, ऐसे ए की मात्रा भी सिंगल ही होगी, ऐसे ओ की मात्रा भी क्या होगी, सिंगल। अगर एक मात्रा लगी होती है तो वो कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी। जैसे हमने लिखा क्या, भाग्योदय। क्या लिखा, भाग्योदय। जैसे हमने लिखा हितोपदेश। क्या लिखा, हितोपदेश। यानी 1+2 में आपने देखा एक बार इसका मेल इससे, एक बार इसका मेल इससे, यानी दोनों में शब्द के मध्य में हमेशा एक मात्रा लगी रहती है। यानी एक मात्रा अगर लगी होगी तो आप संधि कौन सी पहचानेंगे, गुण स्वर संधि कहेंगे। अगला देखिएगा, जो तीसरा स्वरूप इसका बनेगा वो आपका होगा आधन री का। किसका होगा, आधन री का होगा। और ये आपका बनाएगा क्या, ये भी क्वेश्चन पूछाता है किस संधि में ए ओ अर का बनना पाया जाता है, तो गुण स्वर संधि में ए ओ अर का बनना पाया जाता है। यानी अगर अर मिल जाए तो वो आपका कौन सी संधि हो जाएगी। अब ऐसे अर जब बनेगा तो ऐसा लगेगा कि उस शब्द में कुछ गुण पहले से ही विद्यमान है, इसलिए गुण स्वर संधि ही होगी। देखा जाए तो जैसे ब्रह्मर्षि हो जाएगा आपका, और ये आपका हो जाएगा सप्तर्षि। सप्तर्षि, इसको जब तोड़ेंगे तो अर मिल जाएगा। तो ये आपकी पहचान है कि शब्द के मध्य में अगर एक मात्रा ए ओ और अर का जो स्वरूप मिलता है, ये आपका कौन सा, गुण संधि की पहचान कराएगा। यानी 1+2 की बात हमेशा किसके लिए करेंगे, हम गुण स्वर संधि के लिए करेंगे। तो जो तीसरा स्वरूप है, जो तीसरा स्वरूप है वो आपकी होगी कौन सी संधि होगी, वृद्ध स्वर संधि। किसकी बात करेंगे, वृद्ध स्वर संधि की बात हम करते हैं। और वृद्ध स्वर संधि की बात करेंगे तो हम 1+1+3 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, 1+3, 1+2 गुण और 1+3 किसकी बात करेंगे, वृद्ध संधि के लिए। यानी अब एक बार इसका मेल, एक बार इसका मेल इससे करवाएंगे, फिर इसका मेल इससे। देखा जाए तो दो रूल वैसे नजर आ रहे हैं, एक बार इसका इससे और एक बार इसका इससे। तो जो पहला इसका जो स्वरूप होगा वो हमारा आ का होगा और ए होगा और आय होगा। ये हमेशा बनाएंगे आय, और आय का मतलब ही डबल मात्रा। पहचान ध्यान में रखिएगा, जब किसी शब्द के मध्य में या किसी वर्ण के पहले कोई आधा अक्षर शब्द में ना लगा हो और उसमें कितनी मात्राएं लगी हो, डबल, तो एक मात्रा से दो हो जाना क्या कहलाएगा, वृद्ध। एक से दो हो जाए, वृद्ध हो गई कि नहीं हो गई। यानी जब एक मात्रा लगी थी और फिर कितनी हो गई, दो, तो एक का दो होना क्या कहलाएगा, वृद्ध। तो आज से आप शब्द के मध्य में क्या पहचानेंगे, डबल मात्रा पहचानेंगे, और डबल ही आपका क्या कहलाएगा, वृद्ध संधि का या वृद्ध स्वर संधि का उदाहरण होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा, हम बता देते हैं आपको। लोकैष्णा कैसी है, लोकैष्णा है, यानी शब्द के मध्य में कितनी मात्रा, दो है। ऐसे आप देखेंगे एक एक शब्द के माध्यम में कितनी मात्रा, दो मात्रा, तो वृद्ध स्वर संधि कहलाएगी कि नहीं। दूसरा देखा जाए तो 1+3 में ही जो दूसरा रूल बनेगा वो आ और ओ का मिलता है। यही देखा जाए जो दूसरा स्वरूप होगा वो आपका हो जाएगा आ, ये स्वरूप होगा और ओ हो जाए और फिर आओ।
देखा जाए ये हमेशा हमने आपको पढ़ाया संयुक्त स्वर ए ऐ ओ औ, यानी हमने आपको संयुक्त स्वर में बताया है आधन ए से मिलकर ई से मिलकर ए बनता है, आधन ऐ से ऐ बनता है, आधन ऊ से ओ बनता है और आधन औ से आपका क्या बनता है, औ बनता है। तो चलिएगा देखा जाए तो इसका स्वरूप हमेशा अव बनेगा। देखिएगा, और अव का मतलब भी क्या होता है, डबल मात्रा। कौन सी मात्रा, डबल। यानी अब भी अगर शब्द के मध्य में डबल मात्रा आए तो कौन सी संधि होगी, वृद्ध स्वर संधि। जैसे अगर देखा जाए महोजस्वी, जैसे देखा जाए चाहे महोजस्वी कह दीजिए और चाहे आप महोज कह दीजिए, चाहे आप क्या कह दीजिए, महोज। यानी इस शब्द के मध्य में कौन सी कितनी मात्रा है, दो मात्रा है। यानी 1+3 ही क्या हो कहलाएगा, वृद्ध। और शब्द के मध्य में कितनी मात्रा, डबल मात्रा अगर है तो किस संधि का उदाहरण होगा, वृद्ध स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिएगा अगला जो हमारे जो अगली संधि है उसे हम कहेंगे, कौन सी संधि कहेंगे, यण स्वर संधि। और हम चर्चा करते हैं यण स्वर संधि को आप कैसे पहचानते हैं। अगला जो स्वरूप होगा वो हमारा होगा यण स्वर संधि। पहचान देखिएगा यण स्वर संधि की। देखिएगा आप यण स्वर संधि में आप लिखेंगे 2 प्लस असमान स्वर, 2 प्लस असमान स्वर। कभी भी 2 प्लस असमान स्वर हो वो आपका क्या होगा, यण स्वर संधि। तो 2 प्लस असमान स्वर का मतलब क्या है, ये 2 है एक साथ रखे हैं, ये भी 2 है एक साथ रखे हैं, दूसरे में ही है एक साथ, यानी दोनों एक समान है, दोनों एक समान है, ये भी अपने आप में एक समान है। यानी अब देखा जाए तो 2 प्लस असमान स्वर, एक बार इसके बाद असमान, इसके बाद और इसके बाद असमान। देखा जाए तो यानी सबसे पहला स्वरूप जो बनेगा, इसके बाद अगर कोई भी असमान होगा, कोई भी असमान स्वर होगा तो ये हमेशा या बनाएगा। और जो ये होगा ये हमेशा इसके बाद अगर कोई असमान होगा, असमान स्वर होगा तो हमेशा ये वा बनाएगा। और अगर री के बाद कोई असमान होगा, री के बाद कोई असमान स्वर होगा तो ये आपका क्या बनाएगा, रा। ये आपकी पहचान या वारा। सबसे इंपॉर्टेंट पहचान ये है कि सबसे अच्छा तरीका है यण स्वर संधि को पहचानना कि अगर शब्द के मध्य में या के पहले कोई आधा अक्षर आ जाए, शब्द के मध्य में या के पहले कोई आधा अक्षर आ जाए तो यण स्वर संधि होगी, वा के पहले कोई आधा अक्षर आ जाए तो यण स्वर संधि होगी, और रा के पहले भी कोई आधा अक्षर आ जाए तो कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि होगी। एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा है अन्वेषण, जैसे क्या लिखा है, अन्वेषण, वा के पहले आधा अक्षर है, यण स्वर संधि होगी। सॉरी, देखा जाए अन्वेषण इसका था प्रत्यागमन, क्या है, प्रत्यागमन। प्रत्यागमन या के पहले आधा अक्षर मिला, यण स्वर संधि होगा। आप प्रत्याहार लिख लेंगे, प्रत्याहार, ये भी यण स्वर संधि होगा। वा देखते हैं तो वा भी आप लिख सकते हैं, अन्वेषण लिख सकते हैं, बधोत्सव लिखते हैं, सॉरी बधोत्सव नहीं होगा, आपका हो जाएगा बद्ध्वागमन, आपका हो जाएगा बद्ध्वागमन हो जाएगा। तो बद्ध्वागमन यानी वा के पहले कोई आधा अक्षर मिल गया और ये आपका हो जाएगा पित्राज्ञा, क्या होगा, पित्राज्ञा, और ये आपका होगा मात्राज्ञा। यानी री के बाद असमान स्वर, त्रा में रा छिपा हुआ है, या री के बाद असमान स्वर हमेशा रा बनाएगा, और ऊ के बाद असमान स्वर ये हमेशा क्या बनाएगा, वा बनाएगा, और आपका छोटी या बड़ी के बाद असमान स्वर ये आपका क्या बनाएगा, या बनाएगा। तो पहचान यही है कि अगर या वा रा के पहले कोई आधा अक्षर है तो आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, यण स्वर संधि हो जाएगी। तो आधा अक्षर वाले अधिकतर वर्ण जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, यण स्वर संधि के ही उदाहरण होते हैं। यानी आप 2 प्लस असमान स्वर कह सकते हैं यण स्वर संधि। चलिए अगला जो स्वरूप है, अगली जो हमारी संधि है उसकी पहचान हम देखते हैं, जो इससे भी इंपॉर्टेंट है, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि।
और इसका सूत्र हमने बताया आपको HOI वाह या वाह, अयादि स्वर संधि। इसके भी सेम वही आप, हमने कहा था आवश्यकता पड़ने पर आप अलग कर लीजिए, या अलग नहीं करना चाहते तो आप एक साथ भी पढ़ सकते हैं। यानी हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसके अंतर्गत हमेशा आओ, यानी जब अलग अलग हम आपको बता देते हैं A प्लस आ समान होगा, A प्लस आ समान होगा तो हमेशा A बनेगा, और जब A प्लस आ समान होगा, A प्लस आ समान होगा तो हमेशा I बनेगा, और जब O प्लस आ समान होगा, O प्लस आ समान होगा तो आपका बनेगा औ बनेगा, और जब आपका औ प्लस आ समान होगा, औ प्लस आ समान होगा तो आपका बनेगा क्या, औ बनेगा। क्या बनेगा, औ बनेगा। यानी एग्जाम्पल देख लीजिएगा, हमने कहा आपको ढूंढना है बस आए और आए औ और आओ। जैसे एक एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा, नयन, यानी नय में आय मिल रहा है, देखा जाए तो नायक, नाय में आय मिल रहा है, देखा जाए तो भवन, भव में औ मिल रहा है, और देखा जाए पावक, यानी पाव में क्या मिल रहा है, औ मिल रहा है। तो जिस संधि में आय आय औ आओ का बनना पाया जाएगा वो संधि हमारी कौन सी संधि कहलाएगी, अयादि स्वर संधि कहलाएगी। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको बताया कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, और पांचों संधि के हमने आपको पहचानने के तरीके बताए। बस आपको इन 11 जो स्वर हैं इनको आपको 3 खंड में, 3 सार्थक खंड में व्यवस्थित करना आता हो, यानी 1+2 की जब भी बात की जाएगी तो आप गुण कहेंगे, और 1+3 की बात की जाएगी तो आप वृद्धि कहेंगे, 2+ असमान की बात की जाएगी तो आप यण कहेंगे, और 3+ असमान की बात की जाएगी तो आप कहेंगे अयादि स्वर संधि। और अब हम अगली वीडियो में थोड़ा इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि जितनी भी परीक्षाएं होती है उसमें आपके एग्जाम्पल जो होते हैं वो नए नए तरीके से पूछे जाते हैं, तो यहाँ केवल हम आपको पहचान बता देते हैं। अब अगली जब वीडियो होगी तो थोड़ा हम संधि के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं, ये 5 संधियों को हम विस्तृत आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।